तो आज हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है। कल हमने सीखा था पिछले लेक्चर में कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं, कैसे उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उसमें कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, इनका कन्फर्म टेस्ट किया था। आज इसका करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कि अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है या हाइड्रोजन है या हैलोजन है, वॉटेवर जो भी है, वो कितने परसेंट है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो, कल समझाया था कि अगर अपने को कार्बन या हाइड्रोजन को एनालाइज करना है तो सिंपली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट, जिससे कि जो कार्बन होगा वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और जो हाइड्रोजन होगा वो H2O में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में हम क्या करते हैं, CO2 को फर्दर पास कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड KOH के ऊपर, और KOH क्या कर लेता है, इस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि उसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर पाए। और H2O को हम पास करते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ, जिससे CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियल बन जाता है। तो कल समझाया था कि इस CO2 का कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम लाइम वाटर से पास करते हैं, CaCO3 का व्हाइट PPT बन जाता है, और इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से भेजोगे तो CuSO4.5H2O का ब्लू विट्रियल बन जाएगा। लेकिन आज हमें करना है कि किस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। ध्यान देना। तो हमें पहले यह समझना है कि कार्बन को हम CO2 के फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं और हाइड्रोजन को H2O के फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं। मान लेता हूं कि अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो समथिंग m ग्राम है, और एस्टिमेशन करने के दौरान जो CO2 निकला वो मान लेते हैं मास ऑफ CO2 इज समथिंग x ग्राम है। क्या है? x ग्राम। अगर हम ध्यान से देखें तो 1 मोल अगर CO2 यहां से निकला होगा तो इस 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन रहेगा। 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन रहेगा। इस हिसाब से हम देखें तो 44 ग्राम CO2 के लिए यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन देखने को मिलेगा। और अपने पास कितने ग्राम CO2 निकले हैं बेटा? x ग्राम। तो यहां से अगर मैं x ग्राम CO2 से देखूं कितना कार्बन होगा, तो यहां आ सकता है 12/44 इंटू x। इतना ग्राम कार्बन होगा, इतना ग्राम कार्बन होगा। तो अगर अपने पास x ग्राम CO2 निकला है फ्रॉम m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होगा? 12, या कार्बन का मास कितना होगा? 12/44 इंटू x। इतना ग्राम कार्बन होगा। लेकिन हमें इसका मास नहीं निकालना है, हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो यहां से अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालूं तो किसी का भी परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ दैट एटम, बोले तो मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास इंटू 100। टोटल मास इंटू 100। सिर्फ मैं किसी एक का डेरिवेशन कर रहा हूं ताकि आगे पूरी चीज आसान हो जाए, उसमें और उतना मुश्किल नहीं होता है। तो सिर्फ एक का डेरिवेशन करके दिखा देता हूं कि फॉर्मूला आया कहां से है। तो यहां से अगर मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा बेटा? मास ऑफ कार्बन वो कितना आया है? मास ऑफ कार्बन आया 12/44 इंटू एक्स। और एक्स क्या है बाय द वे? यहाँ पे एक्स है मास ऑफ CO2 अपॉन टोटल मास क्या है? तो जो भी हमने मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन किस फॉर्म में निकलता है? पहला पॉइंट, CO2 के फॉर्म में। H किस फॉर्म में निकलता है? H2O के फॉर्म में। अगर हम CO2 को देखें तो हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ऐसे ही फॉर्मूले से याद हो जाएगा। इसमें कार्बन का मास कितना है? 12 अपॉन टोटल मास कितना है? 44 इंटू मास ऑफ CO2, जिस भी फॉर्म में निकला है उसका मास, अपॉन इनिशियल मास या टोटल मास इंटू 100। तो सिमिलरली मैं H2O के लिए डिराइव ना करूं बेटा, यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालूं तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला है बेटा? H2O के फॉर्म में। इसमें हाइड्रोजन का मास कितना होगा? 2 अपॉन H2O का मास कितना होगा? 18 इंटू मास ऑफ जिस भी फॉर्म में निकला है, तो मास ऑफ H2O अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं NCERT का एक एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 12.20 है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसने बोला है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.246 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे बेटा मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दे रखा है 0.246 ग्राम।
इसको जब हमने कंबशन किया है तो 0.198 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला है एंड 0.104 ग्राम H2O मिला है। तो क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज कार्बन एंड परसेंटेज हाइड्रोजन क्या होगा, एंड आई थिंक ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, हमें सब कुछ दे रखा है। तो सिंपल फॉर्म लगाओ, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2 0.198 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.246 इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा कार्बन का परसेंटेज। और अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो क्या आ जाएगा, 2/18 इंटू मास ऑफ H2O 0.104 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.246 इंटू 100 कर दोगे तो आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये पहला एस्टिमेशन कंप्लीट होता है। अब बाकी के एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो कल जो हमने सीखा था उसमें क्वालिटेटिव एस्टिमेशन था, जिसमें आपको समझाया था कि कौन से एलिमेंट को किस फॉर्म में एस्टिमेट करते हैं और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। आज हम सीख रहे हैं कि जो भी अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या कंपोजिशन रहने वाला है। सेकेंड जो होगा वो है टेस्ट फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर हैलोजेंस। तो देखो, अगर हमें हैलोजेंस के लिए टेस्ट करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है, तो सिंपली आपको समझाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स हैलोजन उसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 ऑन फर्दर एडिशन ऑफ AgNO3 हैलोजन फॉर्म्स सिल्वर हलाइड। मतलब यहाँ पे जो हैलोजन है वो AgX के फॉर्म में एस्टिमेट होता है। तो Cl होगा वो किस फॉर्म में एस्टिमेट होगा बेटा, AgCl के फॉर्म में। Br किस फॉर्म में होगा, AgBr के फॉर्म में। और आयोडीन किस में होगा, AgI के फॉर्म में। और ये जो भी एस्टिमेशन होता है वो एक स्पेशली डिजाइन ट्यूब में होता है जिसको हम कैरियस ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियस ट्यूब। इसलिए इस मेथड का नाम कैरियस मेथड भी होता है। तो क्वेश्चन की शुरुआत भी यहीं से होती है कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन बाय कैरियस मेथड इतना परसेंट या इतना ग्राम AgCl, AgBr या AgI मिला है, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रिस्पेक्टेड हैलोजन। तो अपने को सॉल्व करना है। तो देखो, जैसे हमने कार्बन हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला निकाला है, ये बहुत आसान है, इसमें ऐसा कुछ हाइप करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में बाहर निकला है, उसी तरीके से आप फटाफट से आंसर निकाल सकते हो। जैसे मुझे अगर निकालना हो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन किस फॉर्म में निकला है बेटा, AgCl के फॉर्म में। तो जैसे अभी कार्बन हाइड्रोजन का फॉर्मूला बनाया था, इसमें AgCl में Cl का मास कितना होगा, 35.5 अपॉन मास ऑफ AgCl। सिल्वर का मास 108 होता है तो 143.5 हो जाएगा, इनटू मास ऑफ जिस भी फॉर्म में निकला है तो क्या लिखेंगे बेटा, मास ऑफ AgCl अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो इस तरीके से आप फटाफट से ये परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकाल सकते हो। सेम गोज फॉर ब्रोमीन एज वेल। अगर अपने को परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है तो ये AgBr के फॉर्म में निकलेगा। ब्रोमीन का मास कितना होता है, 80। AgBr का मास कितना हो जाएगा, 188, क्योंकि Ag का इसमें 108 है, इनटू मास ऑफ किस फॉर्म में निकला है, AgBr के फॉर्म में, तो मास ऑफ AgBr अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो देख सकते हो इन सब का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर हैलोजन। सिमिलरली आप आयोडीन के लिए भी कर सकते हो, यहाँ पे आप यूज करोगे तो हो जाएगा। आयोडीन का मास होता है 127, इसको ऐड करोगे तो 127 अपॉन 235 इंटू मास ऑफ AgI अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सिमिलरली अब कार्बन हाइड्रोजन हो गया, हैलोजन हो गया। थर्ड चलते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन फॉर सल्फर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर का एस्टिमेशन करना है उसको हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, Na2O2 लाइक, एंड फर्दर इसमें HNO3 के साथ इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे ही आप HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराते हो तो जो भी इसमें सल्फर मौजूद है वो H2SO4 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। फिर क्या करते हैं, इसमें हम डाल देते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड, जिसकी वजह से अपने को बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT देखने को मिलता है। तो इन शॉर्ट सल्फर किस फॉर्म में बाहर निकलता है बेटा, BaSO4 के फॉर्म में बाहर निकलता है। और एक बार आपको मालूम चल गया किस फॉर्म में बाहर निकलता है तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सल्फर BaSO4 के फॉर्म में निकलता है, इसको भी हम कैरियस मेथड बोल सकते हैं, ये भी कैरियस ट्यूब में ही होता है, ये भी
केरियस ट्यूब में ही होता है। हालांकि केरियस मेथड मोस्ट पॉपुलरली हेलोजन के लिए बोला जाता है, और यहाँ पे सल्फर भी केरियस ट्यूब में ही एस्टिमेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना हो तो बताओ बेटा, BaSO4 में सल्फर का मास कितना है 32 अपॉन बेरियम का 137 है, तो एक तकरीबन 233 या 222 के करीब आता है, देख लेना जो भी आता होगा। कितना आता है 32 अगर ऐड करोगे तो 233 करीब आता है, इनटू क्या लिखेंगे मास ऑफ BaSO4 जिस भी फॉर्म में निकला अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सिंपलेस्ट एस्टिमेशन आपके सामने मैं लिख रहा हूं उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये समझिए किस फॉर्म में बाहर निकाल रहा है। आप अपने आप इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, और इसमें और कुछ एक्स्ट्रा है भी नहीं। सिर्फ 2-3 ही ऐसे मेथड हैं जो स्पेशल हैं, जो हमें समझना होगा, बाकी सब कुछ अपने आप हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अपने सामने कार्बन हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, सल्फर हो गया। नेक्स्ट गो फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इसमें कल बताया भी था कि इसका जो फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर हमें फॉस्फोरस को एस्टिमेट करना है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Na2O2 मतलब सोडियम पेरोक्साइड, एंड उसके साथ हम HNO3 भी डाल देंगे। इससे क्या होगा, पहले जैसे ही आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो फॉस्फोरस जो है वो Na3PO4 के फॉर्म में निकलेगा, मतलब सोडियम फॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और जैसे ही आप HNO3 डालोगे तो ये आपको मिल जाएगा फॉस्फोरिक एसिड। क्या मिल जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। मतलब इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब इसके बाद मैंने समझाया था, इसमें आप डाल दो अमोनियम मॉलिब्डेट NH4MOO3, अमोनियम मॉलिब्डेट डाल दो, तो इससे क्या बन जाएगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन जाता है। बोले तो NH4 थ्राइस PO4.12MOO3, इसका एक येलो पीपीटी मिल जाता है जिसको हमने नाम दिया था अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली जब हम इसको मैग्नीशिया मिक्सर के साथ हीट करते हैं, मैग्नीशिया मिक्सचर, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है तो मैं लिख देता हूं। इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम सल्फेट प्लस अमोनिया गैस। इस मिक्सचर को बोलते हैं हम मैग्नीशिया मिक्सचर। तो जब इस मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ आप इसको हीट करोगे फॉस्फोरिक एसिड को, तो ये Mg2P2O7 के फॉर्म में पीपीटी बना देता है। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करने के दौरान हमें यह मालूम होना चाहिए कि फॉस्फोरस दो फॉर्म में एस्टिमेट हो सकता है। फर्स्ट वन इज अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, सेकंड वन इज अमोनियम फॉस्फो या अमोनियम फॉस्फोरस ऑक्साइड Mg2P2O7 पायरो ऑक्साइड बोलते हैं। और ये कहां से बनता है, जब हम फॉस्फोरिक एसिड को मैग्नीशियम मिक्सचर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो आपके सामने कितने फॉर्मूले हो सकते हैं बेटा, दो फॉर्मूले आ सकते हैं। पहला फॉर्मूला, अगर मैं अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट के फॉर्म में जाता हूं NH4 थ्राइस PO4.12MOO3, तो देखो आपके लिए आसान हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें कितने फॉस्फोरस है बेटा, 1। तो यहां पे अगर लिखेंगे फॉर्मूला तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस विल बी इक्वल टू द मास ऑफ फॉस्फोरस दैट इज 31 अपॉन, इसका कल बताया था कि 1877 के करीब आता है, इनटू मास ऑफ दिस अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 हो जाएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। एंड इफ phosphorus is estimated in the form of Mg2P2O7, then percentage of phosphorus will be simply, दो phosphorus है, 31 into 2 कितना हो जाएगा 62, इसको सॉल्व करना शायद 2 to 2 आएगा, इनटू आप बस एक बार कंफर्म कर लेना कितना आएगा, मास ऑफ Mg2P2O7 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो इस तरीके से हम यहां निकाल सकते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो भी फॉस्फोरस का एस्टिमेशन आएगा, जिस भी फॉर्म में आएगा, पता होना चाहिए। इससे आपको आज बस नया सीखने को ये मिला है मैग्नीशियम मिक्सचर। बाकी आपको पहले से मैंने कल ही समझा दिया था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस हम इसी तरीके से कर रहे थे। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फॉस्फोरस, इनका एस्टिमेशन हो गया। अब बचता है दो इंपॉर्टेंट एस्टिमेशन, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए। तो इसको पहले हम कर लेते हैं, देन एक एक करके सब पे एक एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज करता है वो है एस्टिमेशन फॉर नाइट्रोजन। एस्टिमेशन फॉर नाइट्रोजन वो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है।
अब कन्फ्यूजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप बिल्कुल उनका एक्सप्लेनेशन देखोगे, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखोगे, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग दिखेगा, क्योंकि उन्होंने कंबाइंड गैस इक्वेशन से सॉल्व किया है। P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। जो दूसरा मेथड है जेल्डाल मेथड, नाइट्रोजन को यहाँ पे एस्टिमेट करने के दो मेथड होते हैं, ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल मेथड। ड्यूमास मेथड में इन्होंने कंबाइंड गैस इक्वेशन को सॉल्व किया है, और जो जेल्डाल मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें मीनवाइल टाइट्रेशन 2 बार हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। तो हमें उसको क्लियर शब्दों में समझना है कि हम कैसे इसको आसानी से समझ पाएंगे, या अपने सामने क्वेश्चन आए तो जल्दी से हमें समझ में कैसे आएगा कि इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है एस्टिमेशन फॉर नाइट्रोजन। और जैसा कि आपको समझाया कि नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए दो मेथड हैं, फर्स्ट वन इज ड्यूमास मेथड एंड सेकेंड वन इज जेल्डाल मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ड्यूमास मेथड का। सबसे पहला सवाल ये है कि ड्यूमास मेथड में जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में एस्टिमेट होता है, क्योंकि हमारा शुरू से यही है परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका कि मास ऑफ दैट कंपाउंड अपॉन टोटल मास इनटू 100 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, परसेंटेज ऑफ दैट कंपाउंड। इसमें भी यही काम करना है। तो सबसे पहले आपको समझाऊं कि जो ड्यूमास मेथड है इसमें नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस के फॉर्म में यहाँ पे एस्टिमेट किया जाता है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में, N2 गैस के फॉर्म में। कैसे, तो अपने पास सपोज कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है CXHYNZ, तो इसको हम हीट करते हैं CO के साथ। किसके साथ हीट करते हैं, CuO के साथ, जिसका रेशियो लगता है समथिंग 2x + y/2। जब इसके साथ हीट करते हो तो इन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, C को CO2 के फॉर्म में, H को H2O के फॉर्म में, और N को N2 के फॉर्म में। इसके फॉर्म में ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। इसके साथ सम ट्रेसेस ऑफ CO और CO2 भी बनते हैं। तो CO2 के ट्रेस को हम KOH से जब पास करते हैं, इस N2 गैस को ध्यान समझना, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट समझो कि जो नाइट्रोजन है वो N2 गैस के फॉर्म में लिबरेट होगा। इस N2 गैस को हम पास करते हैं थ्रू एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH। एक्वस सोल्यूशन ऑफ KOH, इसके ऊपर हम इसको स्टोर करते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इस कॉलम से जो भी ये कलेक्शन हो रहा है वो समथिंग हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है, जहाँ ये नीचे एक्वस KOH का सोल्यूशन रखा है हमने। इससे फायदा क्या होगा कि बड़ा जब यहाँ से नाइट्रोजन गैस आएगा, जब नाइट्रोजन गैस आएगा इस पाइप के थ्रू, तो इस नाइट्रोजन गैस के साथ साथ कुछ CO2 का भी अमाउंट आता है, और CO2 को अच्छे से कौन एब्जॉर्ब करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे जो ऊपर कलेक्ट होगा वो इवेंचुअली कौन सा गैस होगा बेटा, N2 गैस होगा। बस इसमें एक दिक्कत होगी कि इसमें सिर्फ N2 ड्राई गैस नहीं हो सकता, साथ में कुछ वाटर के वेपर्स भी होंगे, साथ में कुछ वाटर के वेपर्स भी होंगे जो थोड़ा थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। मतलब ये जिस भी प्रेशर पे आप नाइट्रोजन यहाँ कलेक्ट करोगे वो ओरिजिनल प्रेशर नहीं होगा N2 का, वो ड्राई गैस का प्रेशर नहीं होगा, उसमें साथ ही साथ कौन सा प्रेशर होगा, H2O का प्रेशर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो ध्यान दीजिए, ड्यूमास मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एस्टिमेट होता है, तो आपको क्या बोलना है, N2 गैस के फॉर्म में बाय द हेल्प ऑफ कॉपर ऑक्साइड CuO, जिसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इस N2 गैस को हमने किसके ऊपर कलेक्ट किया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ताकि वो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले। तो अपने ऊपर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, N2 गैस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे समझना क्या क्या अपने को इंफॉर्मेशन दिया गया होता है। मान लेते हैं लेट N2 गैस इज कलेक्टेड एट प्रेशर ऑफ समथिंग PMMHg। ये कुछ भी हो सकता है, MMHg हो सकता है, ATM हो सकता है। हैविंग वॉल्यूम VML, ये प्रेशर कुछ भी हो सकता है बेटा। यहाँ पे मैं ATM के टर्म्स में भी कर सकता हूँ, मान लेते हैं PATM, आप MMHg में भी कर सकते हो, और डिपेंड करता है हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो अपने को बिल्कुल ऐसे अपनी सोच है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखना है, थोड़ा खोल के रखना है कि क्या क्या हमें इसमें दिया गया होता है और हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। तो PATM पे ये कलेक्ट हुआ है, मतलब यहाँ पे प्रेशर PATM है और वॉल्यूम जो है वो VML है। अगर अपने को परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो सिंपल सी भाषा में हमें मास ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए बेटा, मास ऑफ नाइट्रोजन। अगर मान लेते हैं यहाँ पे टेम्परेचर भी अपने को दिया गया है T केल्विन, तो अगर तुम्हें
किसी भी गैस का प्रेशर दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तो क्या तुम मास निकाल सकते हो? डेफिनेटली पहले क्या निकालना पड़ेगा? मोल। तो मैं यहां से सीधा सीधा मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस निकाल सकता हूं। कैसे? तो हमें पता है कि पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी, जहां पे एन नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे बेटा? फिर यहाँ पे पीवी अपॉन आरटी। बस ध्यान ये रहे कि आप किसके मोल निकाल रहे हो? नाइट्रोजन गैस के। तो यहाँ प्रेशर भी किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन गैस का। वॉल्यूम भी किसका होना चाहिए? नाइट्रोजन गैस का। अब यहाँ वॉल्यूम तो नाइट्रोजन गैस का ही होता है, दिया गया होता है, लेकिन प्रेशर के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ मैंने पीएटीएम बोला है। और अभी आपको समझाया कि जो यहाँ पे पीएटीएम प्रेशर है, यहाँ पे जो पीएटीएम प्रेशर है उसमें प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन भी होगा और साथ में कुछ प्रेशर ऑफ H2O भी होगा। प्रेशर ऑफ H2O भी होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वस टेंशन। तो तुम्हें यहां पे P रखने की जगह क्या रखना पड़ेगा? PN2। और PN2 कैसे निकाल लोगे? P माइनस एक्वस टेंशन करके। क्या निकाल लोगे? P माइनस एक्वस टेंशन। क्लियर? तो यहां पे आ गया PV अपॉन RT। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यूनिट है बेटा। अगर वॉल्यूम ml में दिया है, सबसे पहले ध्यान रखो, मैं यह समझाया भी हूं कि अगर प्रेशर एटीएम में होगा तो वॉल्यूम किस में रखना पड़ेगा? लीटर में। तो आर की जो वैल्यू है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 1/12 या 0.083 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। मतलब आर की वैल्यू 0.083 तभी रख सकते हो जब प्रेशर किस में हो? एटीएम में, और वॉल्यूम किस में? लीटर में। यहां वॉल्यूम किस में दिया है? ml में, तो लीटर में कैसे जाओगे? बाई 1000 कर देना। और प्रेशर अगर एटीएम में दिया है तो अच्छी बात है, और अगर प्रेशर एटीएम में नहीं देकर के mmHg में दिया है तो हमें पता है कि 1 एटीएम में कितना होता है? 760 mmHg। तो इसलिए 1 mmHg में कितना होगा? 1/760 एटीएम। मतलब अगर प्रेशर mmHg में दिया है तो हमें 760 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे। तो यहां से क्या मिल गया बच्चा? मोल मिल गया। हमें क्या चाहिए? मास। तो मास कैसे निकालोगे? तो सिंपली मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना आ गया? तो मास ऑफ N2 गैस आ गया सिंपली मोल्स कितना है बच्चा? पीवी अपॉन आरटी। ध्यान रहे P ये किसका है? N2 गैस का। इनटू क्या कर देंगे? 28। क्या कर देंगे? 28। N2 गैस का मोलर मास 28। ये किसका मास आ गया? नाइट्रोजन का मास आ गया। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज कंपोजिशन। तो बताओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फिर क्या लिख सकते हो? बोलो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो यहां से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा मास ऑफ N2 कितना है? PV अपॉन RT इंटू 28, और अपॉन में क्या है? मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू क्या कर देना है? 100। इस तरीके से मिल जाएगा। तो ड्यूमास मेथड में इन शॉर्ट तुम्हें क्या क्या डेटा गिवन होता है? तुम्हें डेटा क्या गिवन होता है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एक्वस टेंशन और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होता है। इससे आप सॉल्व कर सकते हो। मैं काम करता हूं, क्वेश्चन करके ही दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। इन ड्यूमास मेथड फॉर एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल कर रहे हैं। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बेटा यहाँ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो 0.3 ग्राम दे रखा है, विच इज कलेक्टेड एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन एंड वॉल्यूम इज 50 ml। वॉल्यूम इज 50 ml ऐसा दे रखा है। एडिशनली बोला है इट इज कलेक्टेड एट अ प्रेशर ऑफ 715 mmHg। तो यहां देखो P दे रखा है अपने को 715 mmHg, और लास्ट में अपने को एक्वस टेंशन दे रखा है। एक्वस टेंशन एट सेम टेम्परेचर इज 15 mmHg। तो क्या यहां से मुझे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस सिर्फ मिल जाएगा? तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा बेटा? टोटल प्रेशर जिस पे कलेक्शन हुआ है माइनस एक्वस टेंशन। तो कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर? 715 माइनस 15 बोले तो कितना आ जाएगा? 700 mmHg। क्लियर? और अगर एटीएम में निकालने जाऊं तो प्रेशर ऑफ N2 कितना आ जाएगा? 700 अपॉन 760 ATM इतना आ जाएगा। 70 अपॉन 76 ATM अपने को प्रेशर मिल गया। तो बस आसान हो गया। तो यहां से निकाल लो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा?
प्रेशर ऑफ N2 दैट इज 70/76 इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपने किस में रखना है बेटा, लीटर में, तो कितना दिया है 50 ml, तो 50/1000 PV हो गया, इनटू क्या करना है 28/RT। तो अगर ये प्रेशर ATM में आपने यूज किया है, वॉल्यूम लीटर में, तो R किस में रख सकते हो 1/12 इनटू टेम्परेचर कितना है 300 इनटू मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दे रखा है 0.3 इनटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको ऐसा डेटा मिलता है जो आसानी से सॉल्व हो जाए, इसमें तकलीफ नहीं होती है, और सारे क्वेश्चन तो इतना कैलकुलेशन वाले होते नहीं है, तो हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, और अगर हम इसको कैचअप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली अपने मार्क्स में थोड़ी एनहांसमेंट हो जाएगी। तो ये क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा आता है, इन डिमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसको यहाँ हीट किया गया, ये गैस मिला, तो वो देखने से थोड़ा सा खराब लगता है, डेटा वगैरह भी ऐसे देते हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम क्लियर दिमाग से समझो। तो अपने को नाइट्रोजन के बारे में PV/NT ये सब दिया गया है, अपने को सिर्फ उसमें से N ढूंढना है, तो मोल का फॉर्मूला हमने लगा दिया PV/RT, मोल आ गया, उससे मास निकाल दिया, उसी मास को डिवाइड बाय किससे कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनटू 100, तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये हुआ ड्यूमास मेथड, और ये पूरा ढंग से ऑब्जर्व कर लो, इसमें ज्यादा कुछ और नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। इसी मेथड को अपने टेक्स्ट बुक में P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2 से सॉल्व किया गया है, मतलब पूरे डेटा को STP पे लाने की कोशिश करी गई है, क्योंकि STP पे वॉल्यूम निकालने के बाद हम मोल निकालते हैं 22.4 वाले रेशियो से, तो वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें उससे प्रोसीड नहीं करना है, आसानी से यही मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पढ़ते हैं ज़ेल्डाल मेथड। तो अगर हम ज़ेल्डाल मेथड की बात करें, इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट, इसको ध्यान समझना, जो पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर फोकस करना, क्योंकि ये लोगों को कंफ्यूज इसलिए करता है। इसमें दो बार टाइट्रेशन होता है, एक बार एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन वहां पे शब्द यूज किया जाता है, टाइट्रेशन शब्द यूज किया जाता है, एब्जॉर्प्शन शब्द यूज किया जाता है, और कहीं ना कहीं सारे के सारे शब्द आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कभी कभी तो दो शब्द एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आता है कि बोलना क्या चाह रहे हैं। तो ध्यान से देखना, इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब ट्रीट करते हैं, तो जो भी नाइट्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ट्रीट करेंगे, तो जो भी इसमें नाइट्रोजन है बेटा, वो अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे पूछा जा सकता है कि इन ज़ेल्डाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इनिशियली नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, तो वो क्या होगा अमोनियम सल्फेट। एक बार जब अमोनियम सल्फेट मिला, तो इस अमोनियम सल्फेट को फर्दर हम NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, और ये NaOH जब इसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये सल्फर जो है Na2SO4 के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और नाइट्रोजन फाइनली अपने सामने अमोनिया के फॉर्म में बाहर आ जाता है। किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। तो मतलब नाइट्रोजन इवेंचुअली पहले अमोनियम सल्फेट तो बना, लेकिन फाइनली किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, अमोनिया के फॉर्म में। तो एक चीज क्लियर कर लें, डिमास मेथड में नाइट्रोजन कौन से गैस में निकलता है, नाइट्रोजन गैस, और इसमें किस फॉर्म में निकलता है, अमोनिया गैस। लेकिन अमोनिया गैस का यहाँ पे मास मिलेगा तो ही तो नाइट्रोजन का मास मिलेगा। जैसे हमने N2 का मास निकाला था ना, वैसे हमें अमोनिया का मास निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है यहाँ पे अमोनिया का मास इतनी आसानी से निकलता नहीं है। कैसे, इसका मास कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना, ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में अगर हमें अमोनिया का मास एस्टिमेट करना है, तो इस अमोनिया को हम पास करते हैं थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड इस अमोनिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेकंड स्टेप में हमने कराया है एब्जॉर्प्शन। अब H2SO4 2 मोल एसिड है, तो बेस भी कितने चाहिए, 2 मोल चाहिए, तो यहाँ पे 2NH3, और ये फाइनली बन जाता है अमोनियम सल्फेट। अब इस स्टेप को आप एब्जॉर्प्शन बोल लो, एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया बाय सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको आप दूसरा बोल सकते हो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान देना, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय अमोनिया, दोनों बोल सकते हो, क्योंकि अमोनिया का नेचर कैसा होता है भाई, बेस, और ये क्या है, एसिड। तो आप इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बोल सकते हैं, आप इसको एब्जॉर्प्शन रिएक्शन में बोल सकते हैं, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। क्लियर। यहां पे जो H2SO4 यूज किया गया बेटा, वो एक्सेस में होता है,
किसमें होता है? एक्सेस में। मतलब इन शॉर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें नाइट्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकल चुका है? अमोनिया के फॉर्म में। हमें अगर नाइट्रोजन का मास चाहिए तो किसका मास निकालना पड़ेगा? अमोनिया का मास। और अमोनिया सीधा सीधा फ्री अमाउंट में अवेलेबल है नहीं, अमोनिया किस में अब्जॉर्ब हो चुका है? H2SO4 के अमाउंट में। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें H2SO4 का मास मालूम होगा तो ही किसका मास निकाल सकते हो? अमोनिया का मास। कैसे? इसके 1 मोल ने इसके 2 मोल को एब्जॉर्ब करा होगा, इसके 1 मोल ने इसके 2 मोल को एब्जॉर्ब करा होगा। तो इन शॉर्ट हमें अब किसका मास चाहिए होगा? H2SO4 का मास चाहिए होगा। अब तुम सोचोगे इतना मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है H2SO4 एक्सेस में यूज किया गया है, तो उस एक्सेस अमाउंट में से कितना अमाउंट H2SO4 अमोनिया का न्यूट्रलाइज किया हमें पता ही नहीं है। तो वो कैसे मालूम चलेगा? तो मान लेते हैं समथिंग x मोल H2SO4 यूज किया गया था, उसमें से कुछ y मोल अमोनिया को एब्जॉर्ब कर चुका होगा, तो बचेगा कितना? x माइनस वाई मोल, इतना H2SO4 बचा होगा। लेकिन वो बचे हुए अमाउंट को पता कैसे लगाओगे? तो उस अनरिएक्टेड H2SO4, ध्यान समझना, some amount of H2SO4 reacts with ammonia to absorb the ammonia as ammonium sulfate। तो जो अनरिएक्टेड अमाउंट होगा उसका हम पता कैसे लगा सकते हैं? इस H2SO4 को हम किसी दूसरे बेस के प्रेजेंस में क्या कर दें? टाइट्रेट कर दें। क्या कर दें? टाइट्रेट। तो थर्ड स्टेप में देखो यहां क्या लिख रहा हूं, थर्ड स्टेप में अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ H2SO4 can be determined by titrating it with NaOH। NaOH के साथ, बेस के साथ टाइट्रेट करके हम ये पता लगा लेते हैं कि कैसे यहाँ पे H2SO4 कितना अमाउंट बचा हुआ था या कितना अमाउंट H2SO4 अमोनिया के साथ इसने अब्जॉर्ब करा है। तो पहले इस चीज को फिर से समझ। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनिशियली किस फॉर्म में आता है बेटा? अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट कब अमोनिया में कन्वर्ट होता है? जब उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं? NaOH के साथ। तो अब यहाँ पे अमोनिया आ चुका है। क्लियर? ये अमोनिया फ्री अमाउंट में या फ्री तरीके से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसको हमने किस में अब्सॉर्ब कराया? H2SO4 में अब्सॉर्ब कराया। तो अब यहाँ पे कहानी ये है, H2SO4 का जब तक मास नहीं निकलेगा तब तक किसका मास नहीं निकलेगा? अमोनिया का। और H2SO4 का मास डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि वो एक्सेस में था। तो उसका कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ है, कितना अमाउंट अनरिएक्टेड है, बस यही पता लगाना है। तो इस चीज का पता हम कैसे लगा रहे हैं? इसका टाइट्रेशन करके किसके साथ? NaOH के साथ। अब अगर वो पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो आपका एक दिमाग घूम जाएगा कि करना क्या चाह रहे हैं। कभी H2SO4 पहले यूज किया, फिर H2SO4 बाद में यूज किया, पहले NaOH भी यूज किया, फिर बाद में NaOH यूज किया। तो ये एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज हुआ है पता नहीं चलेगा। तो इसको धीरे धीरे समझते हैं। देखो, मान लेता हूं लेट m molar and V ml of H2SO4 is used, and m molar V1 ml of NaOH is used for titration of H2SO4। तो यहां पे NaOH का हमने कितना मोलरिटी लिया? वही जो H2SO4 का था। इसका वॉल्यूम हमने V1 ml लिया, इसका वॉल्यूम हमने V ml लिया। ज्यादा कौन है अपने पास भाई? H2SO4 ज्यादा है क्योंकि वो एक्सेस में था। और लिमिटेड अमाउंट में कौन मौजूद है? NaOH। मतलब कौन पूरा खत्म हो जाएगा? NaOH। कौन बचा रहेगा? H2SO4। और जो बचा रहेगा उसके अंदर कौन है? अमोनिया। क्योंकि उसका पूरा पार्ट रिएक्ट कर नहीं पाएगा। जो पार्ट अमोनिया के साथ ऑलरेडी रिएक्ट हो चुका है वो रिएक्ट नहीं करेगा। जो अनरिएक्टेड पार्ट है वही NaOH के साथ रिएक्शन करने जाएगा। जो रिएक्टेड पार्ट है ऑलरेडी किसके साथ है? अमोनिया के साथ। तो चलो देखते हैं कितना रिएक्ट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। यहाँ पे H2SO4 NaOH के साथ टाइट्रेट होगा। तो यहाँ 2H है तो 2 NaOH चाहिए। इट विल फॉर्म Na2SO4 प्लस 2H2। ध्यान देना, अपने को जो वॉल्यूम है वो ml में दिया है और मोलरिटी मोलर में दिया है। तो अगर मुझे मोल्स निकालना होगा तो मोल्स नहीं, हमें मिली मोल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा? मिली मोल्स। तो H2SO4 के मिली मोल्स कितने हैं? देखो हम सबको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल कितना हो जाएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ml में है तो मोल की जगह मैं क्या बोलूंगा? मिली मोल। तो इसके मिली मोल कितने हैं बच्चा? m इंटू वी। इसके मिली मोल कितने हैं? m इंटू V1। और ये इनिशियली बचा कुछ बना नहीं होगा। अब कौन जीरो हो जाएगा?
ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो देखो यहाँ पे अगर 2 मोल रिएक्ट करता है तो H2SO4 कितना रिएक्ट करता है, 1। 2 मोल NaOH से 1 मोल H2SO4 रिएक्ट करता है, तो इसके 1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा, 1/2। मतलब इसका पूरा mv1 खर्च होने में से कितना खर्च हुआ होगा, mv1/2। तो कितना बच जाएगा, mv माइनस v1/2। इतना अमाउंट ये बचा रहेगा। कितना H2SO4 का अमाउंट था बेटा, mv। इसका कितना अमाउंट था, mv1। इसका 1 खर्च होगा, इसका 2 खर्च होगा, या बोल सकते हो अगर इसका 1 रिएक्ट होगा तो इसका हाफ रिएक्ट होगा। तो इसका पूरा रिएक्ट अगर mv1 हो गया तो इसका हाफ कितना होगा भाई, mv1/2। तो ऑलरेडी H2SO4 था mv, उसमें से कितना खर्च हो गया, mv1/2। तो कितना बचेगा, mv माइनस mv1/2। m कॉमन ले लिया, m इंटू v माइनस v1/2। मुझे जरा बताओ ये कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट ऑफ H2SO4 रिएक्टेड है या अनरिएक्टेड है, ये अमाउंट ऑफ H2SO4 अनरिएक्टेड है। और इसी अनरिएक्टेड अमाउंट में कौन रहा होगा, अमोनिया गैस रहा होगा। अमोनिया गैस इसी अनरिएक्टेड अमाउंट में रहा होगा, इसलिए रिएक्शन नहीं किया है। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं अमाउंट ऑफ अमोनिया, या सिंपल मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया, मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया दैट absorbed by H2SO4 या that neutralized H2SO4 is 2 times of m into v minus v1/2। यहां से देखो अगर 1 मोल H2SO4 है तो अमोनिया कितना मोल रहा होगा, 2 मोल। और H2SO4 है कितना बच्चा, m into v minus v1/2। तो अमोनिया कितना हो जाएगा, 2 into m into v minus v1/2। ये क्या है, ये कौन सा अमाउंट है, जल्दी से बोलो, मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया दैट न्यूट्रलाइजेज या न्यूट्रलाइज्ड क्या, H2SO4। H2SO4 को जितना भी अमाउंट ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइज हुआ है, ये उतना ही अमाउंट है किसका, अमोनिया का मिलीमोल है। अगर मिलीमोल है तो मोल निकाल सकते हो, मिलीमोल है तो मोल लिखने में क्या, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मोल लिखते समय खाली 2 into m into v minus v1/2 डिवाइड बाई 1000। ये मोल आ गया, मोल आ गया तो मास निकाल सकते हो। बताओ मास क्या होगा फिर। तो यहाँ पे मास ऑफ NH3 अगर मैं निकालू, मास ऑफ NH3, तो NH3 का मास कितना होगा, 17। लेकिन सिर्फ N का मास निकालूंगा तो कितना करना पड़ेगा, 14। तो बोलो क्या हो जाएगा, मास ऑफ N ओनली, मास ऑफ N ओनली इज 2m into v minus v1/2 अपॉन 1000 इंटू 14। और 17 कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, NH3। क्या मास ऑफ N आ गया, और मास ऑफ N आ गया तो क्या निकाल सकते हैं बच्चा, परसेंटेज। बताओ तो फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना आ गया, 2 इंटू 14 कितना आ गया, 28 इंटू m इंटू v माइनस v1/2 अपॉन 1000। ये तो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचेगा, 10। 28/10 को क्या लिख सकता हूं, 2.8। तो फाइनल फॉर्मूला ऑफ ज़ेल्डाल मेथड बोलो, 2.8 इंटू मोलरिटी इंटू v माइनस v1/2, ध्यान रहे होल्ड बाई 2 नहीं है, डिवाइड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद कुछ 100 मल्टीप्लाई मत कर देना। ये आ गया ज़ेल्डाल मेथड का फॉर्मूला, पढ़ो क्या, 2.8 m v माइनस v1/2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सिंपलिस्टिक फॉर्मूला है, इसी को हमें याद रखना है। प्रॉब्लम ये है फॉर्मूला रहेगा तो भी तुमसे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें हर एक टर्म को समझना पड़ेगा। ध्यान देना, हर एक टर्म को समझना है, बहुत अच्छे से क्लियरली ध्यान सुनना मैं बोल क्या रहा हूं। देखो अपने पास जो फॉर्मूला आ चुका है उसमें पहले हर एक फॉर्मूले के टर्म को समझ लेते हैं। अपने पास फिर से बोलो, बिना उसको देखे बोलना। बताओ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या याद आया अभी, 2.8 इंटू m इंटू v माइनस v1/2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है। सुनो बेटा, यहां पे तुमसे कोई पूछे v माइनस v1/2 ये टोटल क्या है, तो ये v माइनस v1/2 वो वॉल्यूम है जो H2SO4 का रिएक्ट नहीं हुआ है।
या वो वॉल्यूम है जितना जितना अमोनिया ने न्यूट्रलाइज कर रखा है पहले से? ये वो वॉल्यूम है जितना अमोनिया ने पहले से ही क्या कर रखा है, न्यूट्रलाइज, रिएक्ट हो चुका है उसके साथ। V माइनस V1/2 H2SO4 का वो वॉल्यूम है जो रिएक्ट नहीं हुआ है। रिएक्ट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उतना ही वॉल्यूम ऑलरेडी किसके साथ है, वो अमोनिया के साथ है। तो V माइनस V1/2 वो वॉल्यूम होता है, ध्यान सुनना, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 न्यूट्रलाइजेस बाय अमोनिया गैस। सिर्फ V क्या है बेटा, सिर्फ V हमने क्या यूज किया था, वॉल्यूम ऑफ H2SO4। V1/2 क्या है, या V1 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज V1, वॉल्यूम ऑफ NaOH। हर एक टर्म को समझना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दो वॉल्यूम दिया होता है, कभी कभी क्वेश्चन में एक ही वॉल्यूम दिया होता है। अगर उस क्वेश्चन में एक ही वॉल्यूम दिया गया देन डेफिनेटली वो फाइनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं जो न्यूट्रलाइज हो चुका है। और अगर दो बार वॉल्यूम दे रहे हैं, H2SO4 का भी दे रहे हैं और NaOH का भी दे रहे हैं, तो आपको ये लगाना है H2SO4 का वॉल्यूम यहाँ पे माइनस V1/2। और एक और चीज ध्यान रहे, ये जो भी वॉल्यूम हमने यूज किया वो किस में यूज किया है, ml में ही पुट करना है। इसको फर्दर लीटर में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लीटर में करने के बाद ही निकाला है, जिसमें हमने V1 सब किस में यूज किया था, ml में यूज किया था। तो ये रहा इसका फाइनल फॉर्मूला और इसका इंटरप्रिटेशन। फिर से बोल दो, 2.8 m V माइनस V1/2, ध्यान रहे V माइनस V1/2, V माइनस V1/2 नहीं है, अगर हो जाएगा। और कभी कभी भावनाओं में बहते हुए हम बाद में 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी नहीं करना। और वैसे होगा नहीं, मान लो कि अगर आंसर में 40% आ गया, ऑलरेडी करके आंसर 40 आ रहा है, तो 4000% तो लिखोगे नहीं, या 400% तो लिखोगे नहीं, तो देख लेना कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। नन ऑफ दिस ऑप्शन में होगा तो हमें लगेगा नन ऑफ दिस टिक कर लेते हैं क्योंकि इतना आ रहा है, तो उसको ध्यान देना है। V माइनस V1/2 क्या है, फिर से समझ के बताओ, ये वो वॉल्यूम है H2SO4 का जो रिएक्ट नहीं हुआ है, या फिर दूसरे भाषा में जो ऑलरेडी अमोनिया ने न्यूट्रलाइज कर दिया है, या अमोनिया उतने वॉल्यूम में एब्जॉर्ब हो चुका है। तो मैं दो क्वेश्चन यहां पे पढ़ता हूं, दोनों क्वेश्चन को ढंग से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ज़ेल्डाल मेथड नहीं आने का सिर्फ एक ही रीजन है, आपके अंदर पेशेंस कम है। ऊपर 2 लाइन पढ़ोगे, नीचे का 2 लाइन कंफ्यूज कर देगा। कुछ भी करो, तुम 2 बार जब H2SO4 देखोगे, 2 बार जब NaOH देखोगे, तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज आएंगे कि हो क्या रहा है। तो अच्छा, एक चीज बता दूं क्वेश्चन शुरू करने से पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में वो बता दूं। ज़ेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, Jaldahl method is not applicable for nitrogen present in ring, जैसे कि pyridine जैसे लोग, एजो कंपाउंड जिसमें N डबल बॉन्ड N जुड़ा हो, या फिर NO2 नाइट्रो कंपाउंड्स, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब इसमें तुम H2SO4 डालोगे, ये अमोनियम सल्फेट बनेंगे ही नहीं, ये अमोनियम सल्फेट बनेंगे ही नहीं। रीजन भी ध्यान रखना है, एज दे कैन नॉट फॉर्म अमोनियम सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विद सल्फ्यूरिक एसिड। इज इट क्लियर? तो सिर्फ नाइट्रोजन जो रिंग के बाहर प्रेजेंट है, जैसे कि एनिलीन, अमोनिया के बाहर, रिंग के बेंजीन रिंग के बाहर NH2 है, एनिलीन उस फॉर्म में होगा, क्योंकि वही अमोनियम सल्फेट बन सकता है, ये अमोनियम सल्फेट नहीं बन सकते। तो मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल है 12.22 पुरानी एडिशन का, देखो किसी के पास नया होगा तो हटा लेना, 7 या 8 नंबर या 9 नंबर जो भी चैप्टर होगा। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ज़ेल्दाल मेथड, ध्यान सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ज़ेल्दाल मेथड, द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड। तो आपने क्या दे रखा है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.5 ग्राम। इज इट क्लियर? अमोनिया इवॉल्व्ड from 0.5 gram of the compound in Jaldahl estimation of nitrogen neutralized 10 ml 1 molar H2SO4। तो बोल रहा है अमोनिया न्यूट्रलाइज्ड 10 ml 1 molar H2SO4, मतलब यहां पे जो 10 ml दिया है वो किसका वैल्यू है, V माइनस V1/2 का। पढ़ के समझ में आया? अमोनिया ने उतना न्यूट्रलाइज कर रखा है, और मोलरिटी कितना दिया है बेटा, 1 मोलर। तो आई थिंक क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया 2.8 इंटू मोलरिटी 1 इंटू V माइनस V1/2, ऑलरेडी 10 ml में ही रखना है, डिवाइड बाय 0.5।
तो आ जाएगा ऊपर 28 अपॉन 0.5, ये हो गया 56%। क्लियर? सिंपल है। अब एक और मैं क्वेश्चन सेम ऐसे ही पढ़ता हूं जो एक्सरसाइज में है, उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सुनते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हैं। एक्सरसाइज में 12.33 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सुनना, ध्यान सुनना। बोला है अ सैंपल ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहां पे भी मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम है। देखो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मन से पढ़ लेते हैं कि ये जो भी छोटी छोटी लाइन है वो क्लियर हो जाए। ये क्लियर है किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं, ये क्लियर है। और फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ फॉर्मूला अगर तुमने लिखा भी है फिर भी तुमसे नहीं होगा अगर मालूम नहीं है कि v माइनस v1/2 क्या है। तो 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू जेल्डाल मेथड। अब यहां से पढ़ता हूं, द अमोनिया इवॉल्व्ड वाज एब्जॉर्ब्ड इन 50 ml 0.5 मोलर H2SO4। तो मोलरिटी ऑफ H2SO4 0.5 है और वॉल्यूम H2SO4 का कितना है, 50 ml है। इसमें इस H2SO4 में एब्जॉर्ब किया गया, ये नहीं बोला गया है कि इतना न्यूट्रलाइज कर रखा है, उसमें एब्जॉर्ब किया गया है। The residual acid required 60 ml 0.5 molar solution of NaOH। तो यहाँ NaOH की मोलरिटी दे रखी है कितना, 0.5 मोलर, और वॉल्यूम कितना है, V1 है ना, वॉल्यूम कितना है 60 ml। ध्यान रहे H2SO4 का वॉल्यूम क्या लिखते हैं 50 और यहाँ क्या लिखते हैं V1 60। तो हमसे पूछा है बताओ क्या होगा परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखो यहाँ क्लियरली दो वॉल्यूम दे रखा है, तो H2SO4 का वॉल्यूम क्या होगा बेटा V, और ये कितना होगा V1। तो यहां पर अप्लाई करोगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा 2.8 इंटू मोलरिटी 0.5 इंटू V इज द वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ओनली, तो वो है 50 माइनस V1/2 बोले तो 60/2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5। तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो आ जाएगा 2.8 इंटू 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा 20। समझ में आ रहा है? तो सेम ही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्लियर? तो ये हो गया ड्यूमास मेथड और जेल्डाल मेथड। तो हमने क्या क्या एस्टिमेट कर लिया, सबसे पहले कार्बन किस फॉर्म में, CO2, हाइड्रोजन किस फॉर्म में, H2O, सल्फर किस फॉर्म में, BaSO4, X किस फॉर्म में, AgX, और फॉस्फोरस दो फॉर्म में, अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट एंड Mg2P2O7, और फिर नाइट्रोजन के लिए दो मेथड, ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल मेथड। आखिरी है एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट है एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जो भी प्रोबेबल एलिमेंट्स होते हैं इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो यही लोग होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन, यही लोग होते हैं किसी भी प्रोबेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो एक ये तरीका है कि अगर अपने को परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो आप बोल सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स अगर उनका परसेंटेज कंपोजिशन नेट 100% कंपोजिशन से माइनस कर दो तो गेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सभी लोग हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, अगर सबका मालूम चल चुका है, सबका ऐड कर दो तो नेट कंपोजिशन 100% कंपोजिशन से अगर माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन का कंपोजिशन। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे बाकी सबका एस्टिमेशन कर रहे थे अगर वो करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले हीट करिए, तो जो ऑक्सीजन है वो O2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। किसके फॉर्म में, O2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अब ये जो O2 है बेटा इसको हम रेड हॉट कोक से पास करेंगे, वो क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को CO में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, किसमें, CO में कन्वर्ट कर देता है। और ये फर्दर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम पास करते हैं आयोडीन पेंटॉक्साइड से I2O5 विच अ क्वाइट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो उस CO को फर्दर कन्वर्ट कर देता है CO2 में। किसमें कर देता है, CO2 में। तो देखो ऑक्सीजन का एस्टिमेशन कैसे हुआ, ये ऑक्सीजन O2 गैस निकला, इसको हमने रेड हॉट कोक से पास किया, कार्बन से पास किया, उसने इस कार्बन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO बना दिया, एंड फर्दर CO को I2O5 से पास किया तो क्या बन गया, CO2। मतलब यहाँ दो रिएक्शन आप इन्वॉल्व होते हुए देख सकते हो, एक C प्लस O2 से CO, बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 मिल जाएगा, एंड सेकेंड वन इज I2O5 प्लस CO से क्या बन जाएगा, CO2, क्या बन जाएगा, CO2 प्लस यहाँ पे I2 बन जाएगा।
इस रिएक्शन को जैसे ही हम बैलेंस करके मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, लास्ट में ऐड कर दोगे, इंटू 5 इंटू 2 करोगे, मालूम में चल जाएगा, इंटू 5 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे रिएक्शन ऐड हो जाएगा। तो आपको दिखेगा, ध्यान से देखना, आपको दिखेगा कि 1 मोल O2 के लिए, 1 मोल O2 के लिए यहाँ पे 2 मोल CO2 लिबरेट हुआ है, या 2 मोल CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है? 1 मोल O2 के लिए 2 मोल CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए अगर हम यहाँ से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने जाएंगे तो इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का मास कितना है? 32। कितना है बेटा ऑक्सीजन का मास? 32 डिवाइड बाय क्या करना होगा? 88, नॉट 44, क्या करना पड़ेगा? बस 88, क्योंकि 1 मोल नहीं, कितने मोल है? 2 मोल है। 1 मोल CO2 का मास कितना होता है? 44, तो 2 के लिए कितना होगा? 88 इंटू किस फॉर्म में बाहर निकला ऑक्सीजन? मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। ध्यान रहे, कभी कभी हमसे गड़बड़ हो जाता है, हमसे कोई पूछे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन किस फॉर्म में एस्टिमेट किया जाता है, तो हमें लगता है O2 गैस। O2 गैस अपना इंटरमीडिएट फॉर्म है। फर्दर हम इसको कब तक कन्वर्ट कर देते हैं? CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ कार्बन एंड I2O5, और CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम ये एस्टिमेशन करते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना होगा, तो ऑक्सीजन इसमें 2 है, 32 अपॉन 88 इंटू मास ऑफ CO2, क्योंकि निकालना O का ही ये परसेंटेज है, तो मत बोलना 2 मोल में से हमें यहाँ पे मास लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से 32 अपॉन 88 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले हम खुद भी बना सकते हैं, खाली ध्यान किस पे देना चाहिए था? डिमास मेथड और ज़ेल्डाल मेथड पे। और लास्ट एक नोट यहाँ पे बोल के चैप्टर खत्म कर लेते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में इनका एस्टिमेशन करने के लिए कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस कराने की आवश्यकता नहीं है। आजकल एक CHN एलिमेंटल एनालाइजर होता है, CHN एलिमेंटल एनालाइजर। जब आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को फीड करोगे तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ये आसानी से एस्टिमेट करके दे देगा। तो इस तरीके से चैप्टर समाप्त होता है।